हेलो हेलो। ओके, सो एम आई ऑडिबल? चैट में बताओ एक बार, सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? यस यस, ठीक है। वो मैं ही लीव हो गया था, मैंने पूरा क्रोम ब्राउज़र ही कट कर दिया था। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट किया मैंने। तो अपन अभी देख रहे हैं कि विंडोज़ की पूरी सिक्योरिटी कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई होती है। पूरी सिक्योरिटी जो भी हम सिक्योरिटी विंडोज़ में यूज़ करते हैं वो इन सारे कैटेगरीज में फॉल करती है। इन सबको मिला के विंडोज़ की सिक्योरिटी बनती है। टोटली 7 होते हैं, जिसमें पहला जो एलिमेंट है वो है सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स, दैट इज कॉल्ड SID। दूसरा है रिलेटिव आइडेंटिफायर, दैट इज कॉल्ड RID। द थर्ड वन इज सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर। द थर्ड वन इज सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर, SRM। S for श्रीलंका, R for रसिया, M for मोहन, जो भी ले लो। सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर थर्ड। फोर्थ है द सैम डेटाबेस। द सैम डेटाबेस, सैम। ये सैम का नाम सैम क्यों पड़ा होगा ये तुम्हें पता ही हो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। सैम डेटाबेस ये किसी ने अपने नाम पे रख दिया होगा, सैम बेसिकली, जिसने इसको डेवलप किया होगा। तो सैम इसका फुल फॉर्म भी होगा, बट जस्ट फॉर जस्ट ऐसे ही बोल रहा मैं कि सैम डेटाबेस में भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फोर्थ नंबर इज लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सब सिस्टम सर्विस। द फोर्थ इज फिफ्थ, ये फिफ्थ है। फोर्थ है सैम डेटाबेस। ठीक है, पहला RID, पहला SID, फिर RID, फिर SRM सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर, फोर्थ इज सैम डेटाबेस, फिफ्थ इज लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सब सिस्टम सर्विस। इसको ब्रैकेट में लिख लो, इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LSAS, LSASS, LSASS, LSAS। The sixth is obviously network basic input output system, नेट बायोस जिसको बोलते हैं। जिसका छूट जाएगा अगर तो बोलने में हिचकना मत, बोल देना कि हाँ सर थोड़ा सा वो सर वन मोर फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट इज लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी, लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सब सिस्टम सर्विस। अच्छा, पहले फिफ्थ लिखो, ये फिफ्थ है जो मैं बोल रहा हूँ अभी, लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सब सिस्टम सर्विस। इसको LSAS बोलते हैं, LSASS। उसके बाद छठा नंबर है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नेटवर्क बेसिक इनपुट स्लैश आउटपुट सिस्टम, जिसको नेट बायोस बोलते हैं, NETBIOS। एंड ठीक है, एंड द लास्ट सेवेंथ इज एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी, AD। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर भी कर ही देता हूँ ताकि तुम लोगों को कुछ कुछ बताना हो तो लिख भी दूंगा। चलो, स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही होगी, ठीक है। तो द लास्ट वन इज एक्टिव डायरेक्टरी, द लास्ट वन इज एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये 7 एलिमेंट्स होते हैं, सातों मिला के विंडोज की सिक्योरिटी बनाते हैं। अब हमें इन सातों के बारे में जाननी है, सातों के बारे में, एक्चुअली सातों क्या हैं। उसके बाद इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो भी कर लेंगे, बट पहले सातों को बारे में, सातों की चीज बारे में अच्छे से पहले जानते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है हमारा SID, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स। अब पहले इसके बारे में लिखो कि सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। फर्स्ट राइट अबाउट सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स। चलो, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स या SID identify user group and computer accounts, user group and computer accounts। security identifier identify user group and computer accounts। ठीक है, every account अकाउंट का मतलब यहाँ पे यूजर अकाउंट होता है। यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट का मैंने मतलब, कंप्यूटर अकाउंट का मतलब हो गया
कंप्यूटर यूज़र अकाउंट, जो तुम्हारे यूज़र अकाउंट्स होते हैं, मैं यहाँ पे उसकी बात कर रहा। जैसे कि यूज़र अकाउंट्स होते हैं ना यार, कंट्रोल पैनल में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स होते हैं। जब इसमें जाओगे तो देखो यहाँ मिस्टर टीएन नाम का एक यूज़र अकाउंट है मेरा, स्क्रीन सबको दिख ही रही होगी। तो ये मिस्टर टीएन नाम का यूज़र अकाउंट है, तो दिस इज़ यूज़र अकाउंट, ठीक है। तो SID यानी सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफाई यूज़र ग्रुप एंड कंप्यूटर अकाउंट्स। Each account, each user account या each account on a network is issued a unique SID. Each account on a network is issued a unique SID when the account is first created. When the account is first created. सर नेटवर्क के बाद Each account every account on a network is issued a unique SID. सबको एक यूनिक सिक्योरिटी आइडेंटिफायर आईडी मिलती है, एक यूनिक SID व्हेन द अकाउंट इज फर्स्ट क्रिएटेड। जब भी ये पहली बार कोई भी अकाउंट क्रिएट होता है ना, तो अपने कंप्यूटर में करो या नेटवर्क पे। नेटवर्क का मतलब यही हो गया कि अगर एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं तो उनको एक SID इशू की जाती है। इंटरनल processes in Windows refers to an account's SID rather than the account's user or group name, ठीक है। Internal processes in Windows refers to an account's SID rather than the account's user or group name। यहाँ पे नई चीज़ क्या पता चली तुम लोगों को? ये पता चला कि जो भी विंडोज़ के इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे टास्क मैनेजर में आओगे तो यहाँ ये सारे प्रोसेसेस हैं। बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो तुमको समझ में नहीं आएगा, जैसे कॉम सरोगेट, ये विंडोज़ के प्रोसेसेस हैं जो तुम्हें हर जगह मिलेंगी तुम्हें, ये प्रोसेसेस हैं जिसे, ठीक है। अब ये प्रोसेसेस को अगर बाई चांस इस यूजर से इंटरेक्ट करना हो, कभी कोई भी काम अगर हो, तो वो मिस्टर टीएन को नहीं जानेगा। दे विल नॉट नो अबाउट मिस्टर टीएन। ये जो इसको SID मिली होगी, इसको जो एक SID मिली होगी, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर जिसको बोलते हैं, वो उसको उससे कांटेक्ट करेगा। वो हम बाद में अभी देखेंगे कैसे SID कहाँ से मिलते हैं, कैसे पता चलता है, तो वो उससे कांटेक्ट करेगा। सेम वैसे ही जैसे कि हमारा सर्वर डोमेन नेम नहीं समझता, वैसे ही हमारा विंडोज ये यूज़र नेम नहीं समझता। हमारा जो विंडोज़ है वो SID को समझता है। वैसे ही जैसे कि सर्वर डोमेन नेम नहीं समझता, IP एड्रेस समझता है, ठीक है। दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। चलो हो गया। लास्ट मैंने ये लिखवाया था, इंटरनल प्रोसेसेस इन विंडोज रेफर्स टू एन अकाउंट्स SID रादर देन द अकाउंट्स यूजर और ग्रुप नेम, ठीक है। ये हो गया SID के बारे में। बस SID के बारे में इतना ही जानकारी है, छोटी सी। अब आके वो हम बाद में और भी देखेंगे कि SID क्या होता है, एग्जैक्टली यही होता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं RID की। RID कुछ नहीं है, SID का ही एक पार्ट है, बट लिखो एक बार RID के बारे में, रिलेटिव आइडेंटिफायर्स के बारे में। RID is a subset of the SID. RID is a subset of SID, and RID is a subset of SID and identify a user or group in relation to the authority that issued the SID. In relation to the authority that issued the SID, मतलब जो हमारा जैसे कि कोई भी यूज़र बनता है तो उसका एक SID इशू किया जाता है उसको। तो SID जो इशू करता है उसके अंदर, जैसे मान लो किसी ने इशू किया, इसको यूज़र को हमारे SID दे दिया, तो इसी यूज़र के अंदर में अगर कोई या फिर कोई ग्रुप है, तो और भी कितने यूजर्स हैं या जो भी हैं उसकी डिटेल्स, उसकी मतलब कि उसको एक RID मिल जाता है, जो कि रिलेटिव आइडेंटिफायर उसको बोल सकते हैं। तो वो कुछ भी नहीं है, ये एक सबसेट है SID का ही एक पार्ट है, जो कि SID इशू करता है, जो भी
अथॉरिटी वो उसी के यूज़र के बारे में जानकारी हमें देता है। जो यूज़र जैसे टेक्निकल नेविगेटर है या टीएन है तो इसके बारे में हमें जानकारी देगा, बस और कुछ भी नहीं है। बोथ आर ऑलमोस्ट अलाइक, बट डिफरेंस हम थोड़ा समझेंगे अभी आगे जब जानेंगे इसके बारे में थोड़ा कि एसआईडी डिटेल में और एसआरएम से कैसे कनेक्टेड है उसके बाद। ठीक है, पहले तो इतना लिख लो फिलहाल। आरआईडी is a subset of the SID and identified a user or group in relation to the authority that issued the SID। ठीक है चलो अब बात करते हैं SRM की। SRM का मतलब होता है सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर, जो मैंने लिखवाया ही होगा। उसमें SRM का मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज SRM देखो। SRM is the SRM is the authority SRM is the authority that enforces the security rules and determines SRM is the authority that enforces the security rules and determine whether an object or resources can be accessed। The SRM is the authority, यही है वो अथॉरिटी है SRM सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर। यही वो अथॉरिटी है जो विंडोज़ के सिक्योरिटी रूल्स को मैनेज करता है और बताता है कि कौन सा प्रोसेस क्या एक्सेस कर सकता है, क्या क्या चीज़ें वो एक्सेस कर सकता है। सो मेन इज द SRM। इट रेफर्स टू, आगे लिखो, इट रेफर्स टू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, ACLs जिसको बोलते हैं, इसको बोल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसको बोलते हैं, लिस्ट्स ACLs। डिटरमाइन वेदर के बाद क्या है? ठीक है, लिखो, द SRM इज द अथॉरिटी दैट इन्फोर्सेस द सिक्योरिटी रूल्स and determines whether an object or resource can be accessed, whether an object or resource can be accessed। ये सिक्योरिटी रूल्स तय करता है SRM और ये बताता है कि कौन सा रिसोर्स, कौन सा प्रोसेस एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। बेसिकली ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इट लिखो पहले, इट रेफर्स टू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACLs, इसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स। It refers to the access control list which are themselves made up of access control entries। ये access control list एक access control list को ही रेफर करता है, यानी कि SRM जो है वो एक तरह से access control list को चलाता है, जिसके अंदर में, इस access control list के अंदर में होते हैं access control entries, ACES, access control एंट्रीज ये होती हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ SRM इन दोनों को, SRM क्या करता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को मैनेज करता है एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर होती हैं एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज, मतलब वही जो रूल्स होते हैं बेसिकली, क्या क्या रूल्स हैं सिक्योरिटी के वो सारे। अब लिखो आगे, द एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज, ये जो एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज है, द एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज कंटेन्स द SID, इसके अंदर होती है SID, कंटेन्स SID, वही जो ऊपर हमने बताया सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स। अब क्लियर होगा धीरे धीरे कि आखिर SID है कहाँ पे, क्या है। द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कंटेन्स SID, इसी एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज के अंदर, इसी एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज के अंदर में होती है SID एंड लिस्ट, आगे लिखो, द एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज कंटेन्स, या द ACE कंटेन्स द SID एंड a list of operations that have permissions to access that resource। कोई भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिसोर्स, विंडोज का कोई भी रिसोर्स है, जैसे ब्राउज़र है, फाइल जिला हो गई, सर्विस हो गई, OBS स्टूडियो हो गया, ब्राउज़र खोलना हो गया, ये सब के सब रिसोर्सेज है जिसको एक्सेस करता है कोई प्रोग्राम, कोई को अब इंटरनेट चलाना हो तो उसको एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो इनको ये परमिशंस प्रोवाइड करना कि हाँ ये एक्सेस कर सकता है, क्रोम हमारे
इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, वायर शार्क हमारे डेटा को टैम्पर कर सकता है या उसको डेटा को हमारे कंट्रोल कर सकता है। ये सारे जो एक्सेसेस हैं वो दी जाती हैं हमारी एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज के अंदर में बताई जाती हैं, ठीक है। तो द एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज कंटेन द एसआईडी एंड अ लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस दैट हैव परमिशंस। परमिशन में अलाउ हो जाएगा, अलाउ कर सकता है, अलाउड होगा या तो डिनाइड होगा, या तो ऑडिट मतलब उसमें कुछ कुछ चेंजेस अगर लाना चाहे वो तो ला सकता है। तो the access control entries contains the SID and a list of operations that have permission to access the resource. आगे लिखो। The access control entry gives permission to a select of user account, group account और login sessions। मतलब ये जो access control entries हैं ये basically gives permission to selected user accounts या group accounts, ग्रुप भी बनते हैं, ग्रुप अकाउंट्स और लॉगन या लॉगिन लिख लो, लॉगिन सेशंस। मतलब ये जो ACEs है ये कुछ सिलेक्टेड ही यूजर अकाउंट्स ग्रुप्स को और उनको परमिशन देते हैं। अब जैसे लेट्स सी, जैसे ये मेरा यूजर अकाउंट है मिस्टर TN, सो दिस इज अ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, तो इसको परमिशन सब कुछ है, ठीक है ना, इट हैज एवरी परमिशन ऑलमोस्ट, बट स्टिल कितनी बार हमारा लोकल यूजर अकाउंट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं होता है, एक नॉर्मल अकाउंट होता है। जैसे मैं CMD पे चलते हैं एक बार एंड एक कमांड रन करके देखते हैं, नेट यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से यूज़र हैं, मिस्टर TN है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, और एक और अकाउंट है TN यूज़र, तो ये एक नॉर्मल अकाउंट है। TN यूज़र इज़ अ वेरी नॉर्मल बेसिक अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट। इसको वो सारी परमिशन नहीं होंगी जो हमारे मिस्टर TN वाले अकाउंट को होगी, बिकॉज ये एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। तो इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाने वाला कौन है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना के परमिशन देने वाला कौन है, वो है हमारा ACEs। यहाँ पे गाइस सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, ये समझने वाली बात है, बस इसका पूरा प्रोसेस समझना है तुम लोगों को कि एक्चुअली किसको कौन कैसे परमिशन देता है। ताकि जब भी विंडोज़ हैकिंग वगैरह की पार्ट हो, जब तुम इसमें कभी बाई चांस डीप जाओ, कभी तुम विंडोज़ हैकिंग में ही चले जाओ, बहुत लोग जाते हैं यार विंडोज़ सिक्योरिटी में, बहुत लोग घुसते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सिक्योरिटी का बहुत सारा कोर्सेज होते हैं, तभी तो तुम्हें ये सब चीज़ें पता रहेंगी कि हाँ एक्चुअली व्हाट आर दीज थिंग्स। तो CEH में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स इंक्लूड किए गए हैं कोर्स कंटेंट में जो कंसेप्ट समझाते हैं एक्चुअली में कि हाँ भाई सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट कैसे काम करती है विंडोज़ की। तो ये जो एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज है वही सारे परमिशंस को हैंडल करती है। यहाँ तक लिख लिया यहाँ पे, अब लिखो यूनिवर्स, नेक्स्ट लाइन लिखना, यूनिवर्सल वेल नोन SIDs, जो वेल नोन SIDs होते हैं, आइडेंटिफाई जेनरिक ग्रुप्स एंड जेनरिक यूजर्स। आइडेंटिफाई क्या होगा इसका मतलब देखेंगे अभी। यूनिवर्सल वेल नोन SIDs identify generic group and generic users. For example, the well-known SID used to identify the everyone group that includes all users is S110। मतलब देखो इसका मतलब ये हुआ, एक होता है यूनिवर्सल वेल नोन SIDs, ठीक है, एक होता है यूनिवर्सल, जैसे वेल नोन पोर्ट्स होते हैं तो यहाँ वेल नोन हमारा SID होता है, SIDs वेल नोन SIDs, ठीक है। अब ये वेल नोन SIDs जो होते हैं, जो एक ये पता करते हैं क्या, आइडेंटिफाई करते हैं जेनरिक, हमारे जेनरिक यूजर्स एंड जेनरिक ग्रुप्स, इसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। अब एक वेल नोन SID जो आइडेंटिफाई करता है
सारे ग्रुप्स को और उसके अंदर इंक्लूडेड सारे यूजर्स को। पता ही होगा तुम्हें, मैंने बताया था पहले ही कि बहुत सारे यूजर्स को एक जगह रख दिया जाए तो वो एक ग्रुप हो जाता है, एक यूज़र ग्रुप उसको बोलते हैं। जैसे मैंने 4 यूज़र बनाए अपने कंप्यूटर में, काली में बनाए या विंडोज़ में बनाए, और उनका एक ग्रुप बना दिया जो मैंने नाम दे दिया कि द टेक ग्रुप। अब टेक ग्रुप के सारे यूजर्स हैं, टेक्निकल नेविगेटर, TN यूज़र, TN यूज़र 2, ये सारे। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो यूनिवर्सल वेल नोन SIDs होते हैं वो जेनरिक यूज़र, जेनरिक ग्रुप्स के बारे में को आइडेंटिफाई तो करते हैं, साथ ही में एक और लाइन लिखवाई कि फॉर एग्जाम्पल में मैंने लिखवाया द वेल नोन SID जो होता है यूज्ड टू आइडेंटिफाई द, जो वेल नाइन SID, जो वेल नोन SID होता है जो आइडेंटिफाई करता है एवरी वन इन ग्रुप, एवरी वन ग्रुप and all users in that group उस SID को कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं S कैपिटल S हो गया -110 -1 एंड -0, दैट्स ऑल। अब ये क्या है अभी बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। जो यूनिवर्सल SID होता है वो एक ग्रुप में सारे यूजर्स के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए एक फॉर्मेट यूज करता है जिसको हम बोलते हैं S110, ठीक है। अब लिखो, आगे लिखो, द S आइडेंटिफाइज, द S, ये जो S है, द S आइडेंटिफाइज द स्ट्रिंग एज एन SID। ये S का मतलब क्या होता है, S इज इक्वल टू SID, मैंने बोला SID जो ऊपर होता है ये SID इसको बोलते हैं, ठीक है। The S identifies the string as an SID. The first one is the revision level of SID. The first one is the revision level of the SID. अब ये रिवीजन, द फर्स्ट वन, जब पहला वन होता है ये हमारा होता है रिवीजन लेवल। ये अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई तरह की प्रॉब्लम, कोई तरह की गलती होती है बाई चांस SID देने में, तो ये उसको रिवाइज करता है, उसको रिवाइज करके मतलब या तो उसको चेंज करता है या तो उसको फिर परमानेंटली स्टोर, अगर सही है सब कुछ तो उसको परमानेंटली उसको ये स्टोर कर देता है, एक मेमोरी में स्टोर कर देता है, एंड उसको याद रखता है कि हाँ भाई ये इसकी SID है, S मतलब SID, ये इसकी SID है, बिल्कुल सही है, हम इसको याद रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए पहला वन यूज आता है। द सेकेंड वन जो हमारा दूसरा वन है और जो जीरो है, जो दूसरा वन है एंड द जीरो, द सेकेंड वन एंड द जीरो, यानी बाकी के जो दो डिजिट्स होते हैं, तो सेकेंड वन जो होता है वो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी वर्ल्ड SID अथॉरिटी, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी वर्ल्ड SID अथॉरिटी। जो हमारा ये सेकेंड वन होता है ना, ये वाला वन इसके ये वाला वन, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी वर्ल्ड SID अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है और कुछ भी नहीं है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये एक अथॉरिटी है किसका, SID का, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, मतलब सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है SID को, SID सिक्योरिटी, जो SID को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उसको ये डिनोट करता है वन। एंड जो लास्ट है हमारा, द लास्ट दैट इज द जीरो, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी वर्ल्ड RID कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है ना, RID जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी RID था ना, सिक्योरिटी वर्ल्ड RID होता है, सिक्योरिटी वर्ल्ड RID लिखो, RIDS लिखो, बहुत सारी को, ठीक है, RID कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, पता ही है कॉन्स्टेंट्स हमेशा फिक्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स मीन्स ऑलवेज फिक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे एंड वेरिएबल मतलब होता है कि हाँ जो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो दोनों हैं 1 और 0, ये कॉन्स्टेंट्स हैं
किसके लिए? सिक्योरिटी वर्ल्ड SID अथॉरिटी जिसको बोला जाता है, सिक्योरिटी वर्ल्ड RID बोला जाता है। ये दोनों अथॉरिटी है, ठीक है। अभी हम और भी थोड़ा अभी इसमें है जो तुम्हें अभी और थोड़ा बहुत और समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले लिखो, पहले आगे लिखो। अब RID जो मैंने लिखवाया था कि सबसेट होता है, ठीक है ना। तो पहले लिखो, पहले RID क्या होता है, मतलब कि RID के बारे में आगे, RID क्या होता है वो तो लिखवा ही दिया था। RID के बारे में आगे लिखो। द RID starts at a fixed value, at a fixed value. The RID starts at a fixed value and is incremented by 1 and is incremented by 1. incremented, ये हो गया स्पेलिंग। incremented मतलब बढ़ाना, incremented का मतलब होता है ना इंक्रीज होना, increase. The RID starts with a fixed value and is incremented या increased by 1 मतलब एक, by 1 for each account created. मतलब जो RID होता है बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई अकाउंट क्रिएट हुआ, उसका RID मान लो 500 है, फिर दूसरे अकाउंट जब बनेंगे, दूसरा कोई अकाउंट, उसका RID 501 हो जाएगा, तीसरा अकाउंट जो होगा वो RID 502 हो जाएगा, अगर कोई 1001 बनता है तो 1002 हो जाएगा नेक्स्ट अकाउंट का RID। यही RID होते हैं, ठीक है। अब आगे लिखो, पहले आगे लिखो, ठीक है। द RID स्टार्ट्स एट द फिक्स्ड वैल्यू एंड इज इंक्रीज बाय 1 फॉर ईच अकाउंट क्रिएटेड, ठीक है। SIDs आगे लिखो, SIDs आर यूनिक, SID यूनिक होता है, ये SID जो होता है वो यूनिक ही होता है, अनलेस यू यूज क्लोनिंग, मतलब देखो क्लोनिंग का मतलब यही हो गया, जैसे क्लोन करते हैं ना, कोई भी मशीन को क्लोन करते हैं। आई थिंक VMware में आई कैन शो यू, लेट्स सी, VMware में होता है शायद ऑप्शन, यहाँ पे मैंने जैसे काली है, एंड काली पे अगर मैं जाता हूँ, SSH है, मैनेज पे देखते हैं क्लोन है क्या। हाँ देखो यहाँ पे ये क्लोन है, काली 2020 पॉइंट मेरा 2 जैसे है, अभी तो 3 मैंने इसको अपग्रेड किया था। तो क्लोन मैं करूँगा तो पूरा का पूरा इस मशीन को क्लोन करके सिमिलर एक मशीन तुम्हारे को बना देगा, सिमिलर एक मशीन तुम्हारे सामने ला देगा। तो दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो अब क्लोन अगर करते हो तुम किसी मशीन को, तो उस केस में दोनों मशीन की SID बिल्कुल सेम हो जाएगी। वो तो ऑब्वियसली यार ये तो नॉर्मल सी बात है, क्लोन करोगे तो ऐसा नहीं उसका अलग आएगा इसका अलग आएगा, सेम SID हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आओ, अब दोनों मशीन की राइट्स भी, दोनों मशीन का परमिशन भी एक ही होगा, सब कुछ एक ही होगा, मतलब दोनों मशीन जो भी अगर क्लोन करते हो तो उसके राइट्स, उसके एक्सेस के परमिशन सब कुछ सेम होंगे, ठीक है। अब देखो, अब लिखो, जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, सॉरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, एक बार चैट में बताना यार, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, जो मैं अभी तो मैंने वो कर दिया, यस ठीक है, दिख रही है, ठीक है। तो बढ़िया, अब यहाँ पे आते हैं, इंक्रीमेंटेड बाई 1 होता है जो RID होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, RID इज इंक्रीमेंटेड बाई 1 फॉर ईच यूजर अकाउंट क्रिएटेड, ठीक है। अब देखो, लिखो, द एडमिनिस्ट्रेटर हैज RID of the administrator account has the RID of 500, मतलब RID of administrator is always 500, इसको 500 ही होता है, रिलेटिव आइडेंटिफायर जो होता है। ये सेम तुम्हें कुछ कुछ लग रहा होगा यूज़र ID के तरह का, जैसे इन लाइनक्स में यूज़र ID ऑफ रूट इज इक्वल टू हमेशा ज़ीरो होता है हमेशा यूज़र ID इस रूट का। ग्रुप ID भी जीरो होता है, बट फिलहाल यूज़र ID बात करते हैं, यूज़र ID हमेशा जीरो होता है। वैसे ही विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो होता है हमारा, जैसे हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है मिस्टर TN, इसका RID हमेशा 500 होगा। तो इसलिए कई बार
कई बार विंडोज सिक्योरिटी वाले, कई बार कंपनीज क्या होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का नाम कुछ भी रख देते हैं चेंज करके तो सामने वाले को ताकि पता ना चले कि एडमिनिस्ट्रेटर है कि नहीं है, तो उसका आरआईडी से पता कर सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर 500 आरआईडी है उस अकाउंट का तो एडमिनिस्ट्रेटर है। तुम्हें सामने कुछ ना भी दिख रहा हो, सामने मान लो ये ना भी दिख रहा हो कुछ, अगर इसका आरआईडी इस यूजर का, मिस्टर टीएन का, अगर तुम्हारा 500 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। चलो ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट एक बार लिखो। 500 जो हमारा, एक बार एक चीज लिखवा देता हूँ यहाँ पे पहले 500 एक चीज लिखवा देता हूँ यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो 500 होता है। ये लाइनेक्स वाली पार्ट अभी हटाओ। जो गेस्ट अकाउंट होते हैं हमारे, जैसे ये मेरा अभी तुमने देखा होगा यहाँ पे एक गेस्ट अकाउंट भी होगा। गेस्ट अकाउंट कहाँ गया? ओके, सो गेस्ट अकाउंट के लिए तुम्हें शायद चेंज यूज़र अकाउंट सेटिंग्स में जाना पड़ता है, नहीं सॉरी, चेंज यूर अकाउंट टाइप देखते हैं इसमें कुछ है क्या। मेक चेंज यूज़र अकाउंट यहाँ पे देखते हैं। ओके, गेस्ट अकाउंट के यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। यहाँ देखो, अभी नेट यूज़र अपन करेंगे तो यहाँ पे एक दिख रहा होगा तुम्हें गेस्ट अकाउंट, ये रहा, ये एक गेस्ट अकाउंट दिख रहा होगा। ये गेस्ट अकाउंट भी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, इसको इनेबल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो गेस्ट अकाउंट का हमेशा आरआईडी होता है, हमेशा जो आरआईडी होती है वो होता है हमारा 501। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट अकाउंट क्रिएट हम करते हैं, फर्स्ट यूज़र अकाउंट क्रिएटेड ऑन विंडोज आरआईडी, जो फर्स्ट यूज़र अकाउंट होता है, हाँ, फर्स्ट यूज़र अकाउंट होता है जो हम क्रिएट करते हैं विंडोज़ में, उसका आरआईडी जो होता है वो 1001 होता है। ठीक है, ये तो दोनों जो होते हैं डिफ़ॉल्ट होते हैं, ये जो दोनों होते हैं ये डिफ़ॉल्ट होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का 500 501। लेकिन जो पहला यूज़र अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, जैसे लाइक हमारा एक यूज़र अकाउंट है टीएन यूज़र, इसका आरआईडी हमेशा 1001 होगा। उसका जब दूसरा अकाउंट यूज़र अकाउंट क्रिएट करेंगे, सेकेंड यूज़र अकाउंट अगर हम क्रिएट करते हैं तो इसका जो आरआईडी होगा वो 1002 होगा। ऐसे ही सोन बढ़ता चला जाएगा। थर्ड हम अगर यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इसका आरआईडी हमेशा 1003 होगा। 1003 ये एक एक इंक्रीमेंट होके बढ़ता है, ये मैंने बताया ही था यहाँ पे कि एक एक जो है इंक्रीमेंट, यहाँ पे आरआईडी इज इंक्रीमेंटेड 1 फॉर ईच यूज़र, तो ये एक एक करके बढ़ता चला जाता है। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ आरआईडी एंड एसआईडी एंड एसआरएम बस एक वो सबको मैनेज करने वाला होता है, सबको चलाने वाला बिग बॉस वही है, एसआरएम है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मतलब कि कुछ वेल नोन आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो कंसेप्ट्स हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये आरआईडी एसआईडी वाले का, ये हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इसका यूज़ हम थोड़ा आगे भी देखेंगे कि हाँ क्या है, बट उसके पहले हम थोड़ा सैम डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब इस यहाँ तक तो हो गया तुम्हारा, ये जो चीज़ अभी हुई है यहाँ तुम्हारा हो गया क्या क्या, एक एसआईडी हो गया, एक आरआईडी हो गया, एक एसआरएम हो गया, उसके बाद हमने एसीएल के बारे में भी देखा, उसके बाद हमने एसीईज के बारे में भी थोड़ा सा देख ही लिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें हुई जो हमने कवर अप की हैं। सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ दो, यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखी हैं सिर्फ। तो जो 7 होते हैं ना हमारे सिक्योरिटी एलिमेंट्स, उसमें से हमने एसआईडी आरआईडी और एसआरएम देखा है। ठीक है, अब हम थोड़ा जो चौथे चीज़ है हमारे, जिसको हम बोलते हैं सैम, दिस इज द सैम, तो थोड़ा सैम के बारे में बात करते हैं। सैम एक्चुअली क्या होता है? सैम का जो लोकेशन होता है ना, मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। सैम का लोकेशन रजिस्ट्री में जब तुम विंडोज़ रजिस्ट्री खोलोगे, रजिस्ट्री खोलने के लिए विंडोज़ आर प्रेस करना होता है, रेजेडिट, और यहाँ टाइप करना होता है रेजेडिट, REZEDIT। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे होते हैं सैम। ये एच की लोकल मशीन के अंदर में, whenever you go to एच की लोकल मशीन, इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे एक सैम नाम का डायरेक्टरी होता है, एंड इसको एक्सपेंड करोगे तो सैम, ये फाइल होती है सैम वाली।
इस फाइल में तुम कुछ नहीं कर सकते, बेसिकली मॉडिफाई भी करोगे, बाकी चीज़ों को तुम मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे सॉफ्टवेयर में मैं गया, एसूस में गया, इसमें गया, डेटाबेस में गया, यहाँ पे तुम क्लिक करोगे मॉडिफाई करोगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा अलग अलग चीज़ें। बट सैम को यू कांट मॉडिफाई, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर, ये सिक्योर फाइल होता है एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सैम को तुम डायरेक्टली ऐसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ कर सकते हैं कि हाँ देखेंगे आगे कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सैम फाइल होती है, इसकी लोकेशन होती है एच की लोकल मशीन सैम। और एक बात और बोलूँगा, जिनको नहीं पता रजिस्ट्री एडिटर के बारे में, जो अभी तक अगर इसके बारे में नहीं जानते थे कि व्हाट रजिस्ट्री एडिटर इज़, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि इसमें जाके ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ ना करना, अदरवाइज कंप्यूटर तुम्हारा मेल फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी इधर उधर चेंजेज आ सकते हैं खुलते टाइम कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ये पहले बहुत काम आते थे जब विंडोज एक्सपी हुआ करता था एंड विंडोज 7 हुआ करता था, तो काफ़ी कुछ इसमें हम चेंजेस करते थे एंड काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें चेंज होते हैं, स्टिल होते हैं, बट अभी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को नहीं पता है तो बस मैं लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये सैम फाइल होता है। अब सैम, व्हाट इज सैम, ठीक है ना, व्हाट इज द सैम, क्या होता है सैम, लिखो पहले सैम क्या होता है, ठीक है। सैम डेटाबेस, SAM database is a very important part of Windows security. SAM database is an important part of Windows security. ठीक है। SAM provides a simple form of name resolution, minimal transactions. SAM provides a simple form of name resolution, minimal transactions, replication, and secure storage for the security database. And secure storage for the security database. अब ये क्या है पता चलेगा, इसका लाइन का मतलब समझाता हूँ थोड़ी देर में। SAM provides a simple form of name resolution, minimal transactions, replications, and secure storage for the security database. For the security database. अब देखो आगे, SAM मैनेजेज सिक्योरिटी प्रिंसिपल अकाउंट्स। आ गई मेन बात, SAM सिक्योरिटी प्रिंसिपल अकाउंट्स जो होते हैं, जो हमारी अकाउंट्स यूजर अकाउंट्स होते हैं, उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करता है, ये उसका मैनेजर है। जैसे ये हमारा अकाउंट है TN, इसका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो इसको मैनेज, इसके पासवर्ड को, इसके सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए हमारा SAM डेटाबेस होता है, SAM फाइल जो होती है, SAM मैनेजेज सिक्योरिटी प्रिंसिपल अकाउंट्स। It uses या uses जो बोलो, एक्टिव डायरेक्टरी, it uses एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी हमारा इसी एलिमेंट्स में से एक पार्ट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इट यूजेस, याद रखना बस ये चीज, इट यूजेस एक्टिव डायरेक्टरी फॉर स्टोरेज ऑफ दीज अकाउंट्स। It uses Active Directory for storage of these accounts and uses the SAM database in the registry on a computer. SAM, फिर से एक बार बोल देता हूँ, SAM manages security principal accounts. It uses Active Directory for storage of these accounts, and it uses the SAM database in the registry. It uses the SAM database in the registry on a computer.
सैम लोकेशन क्या होता है? HKLM सॉरी HKLM एंड इसके अंदर में सैम होता है बेसिकली। हमने अभी खोला था ना विंडोज आर रेजिडेंट, ये HKLM H की लोकल मशीन हो गई, उसके अंदर में सैम होता है। ठीक है, ये इसका लोकेशन होता है जहाँ पे इसकी फाइल अवेलेबल होती है। ठीक है, अब देखो अब लिखो आगे, एक या दो लाइन और है, वो लिख लो पहले। जो हमारा पहले देखो, पहले क्या होता था, विंडोज 2000 सर्वर आता था, विंडोज NT आता था, मतलब आता था, क्या था, आते थे जो भी है, विंडोज सर्वर अभी भी चलता ही है, ये सब आते थे। तो उस समय इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ आता था, सैम वगैरह बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूज़ होती थी एंड स्टोर करता था वो यूज़र के बारे में। तो एक बार लिखो पहले, स्टार्टिंग विथ विंडोज 2000, starting with Windows 2000, principal accounts were stored या are stored in Active Directory instead of the registry. पहले क्या होता था कि विंडोज 2000 से पहले, विंडोज 2000 भी आई थी, पता ही होगा तुम्हें, विंडोज 2000 से पहले जो भी विंडोज आते थे उसमें यूजर्स की सिक्योरिटी की, यूजर्स का टोटल डिटेल अकाउंट का वो रजिस्ट्री में होता था। रजिस्ट्री मतलब ये जहाँ पे हम अभी अंदर गए थे, इसके अंदर होता था। बट 2000 के बाद से इसको एक्टिव डायरेक्टरी में, एक्टिव डायरेक्टरी जो AD होता है, जो कि एक एलिमेंट है हमारे सिक्योरिटी का, उसके अंदर स्टोर करने लगा गया। एंड उस एक्टिव डायरेक्टरी को यूज कौन करता है? हमारा सैम। यूजर्स को एक्टिव डायरेक्टरी में डाला गया, उस एक्टिव डायरेक्टरी को यूज करता है हमारा सैम डेटाबेस, सैम जो कि सैम डेटाबेस के अंदर विंडोज की पासवर्ड, सिक्योरिटी और ये सब स्टोर करके रखता है। बेसिकली विंडोज की सिक्योरिटी को, यूजर के सिक्योरिटी को स्टोर करके रखता है। बस ये था हमारे सैम के बारे में जानकारी, छोटा सा जानकारी कि सैम एक्चुअली क्या करता है। जो हमारा सैम होता है वो इस लोकेशन पे होता है, ये लोकेशन पे, एंड बेसिकली ये एक्टिव डायरेक्टरी का यूज करता है जिसके अंदर यूजर्स की, जो हमारी यूजर्स है ये, उसकी पासवर्ड इंफॉर्मेशन और इसकी सिक्योरिटी स्टोर्ड होती है। एंड वही एक्टिव डायरेक्टरी का यूज करके ये सैम डेटाबेस के अंदर सारी क्रेडेंसेस, सारी चीज़ें स्टोर करता है। अगर कोई सैम डेटाबेस को एक्सेस कर पाए बाई चांस, जो कि नॉट पॉसिबल फॉर नाउ अभी इस तरह से, तो उसकी पासवर्ड हैशेस मिलने के चांसेस हैं, बट दैट वेरी सिक्योर फाइल। कैसे, क्यों, देखेंगे। ठीक है, पहले सैम के बारे में तो इतना ही है फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए इतना ही है। अब एक बार पहले LSAS के बारे में जानते हैं। LSAS वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड एक्चुअली LSAS के बारे में ये तुम हमेशा यूज़ करते हो, बट शायद इसका टर्म पता नहीं होगा बहुत लोगों को। LSAS, लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सबसिस्टम सर्विस, दिस इज कॉल्ड LSAS। क्या होता है ये, पढ़ लिखो। LSAS, हाँ हाँ सर SAM एक बार फिर से बताओ। क्या क्या? SAM फिर से मतलब कहाँ से बताओ? मतलब SAM का मेन कंसेप्ट क्या है? सैम का मेन जो कंसेप्ट, आपने लिखा है ना, देखो सैम, सुनो हाँ सुनो, सैम प्रोवाइड्स अ सिंपल फॉर्म ऑफ नेम रिजोल्यूशन मिनिमल कंट्रोल। ये सब भूल जाओ, सैम का कंसेप्ट ये तो मैंने लिखवाने के लिए लिखवाया। सैम का सिंपल कंसेप्ट समझो, ये इसका मतलब यही है जो मैंने लिखवाया, नेम रिजोल्यूशन मिनिमल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब यही है कि सैम क्या करता है, एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ करता है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरीज होती हैं कुछ, जो हम अभी, सबसे हमारा लास्ट एलिमेंट एक्टिव डायरेक्टरी ही होगा, अगर तुमने लिखा होगा तो एक्टिव डायरेक्टरी इज आवर लास्ट एलिमेंट। तो उस एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ करता है, ठीक है, एंड अपने सैम डेटाबेस का यूज़ करके यूज़र अकाउंट्स के पासवर्ड को मैनेज करता है। जैसे दिस इज द यूज़र अकाउंट, इट हैज़ अ पासवर्ड एंड दिस पासवर्ड हैश, दिस पासवर्ड की पूरी डिटेल, ये पासवर्ड को स्टोर करके रखना सैम का काम होता है। पासवर्ड को सिक्योर करके रखना सैम का काम होता है।
इसलिए सैम फाइल अगर एक्सपोज है मीन्स योर पासवर्ड इज एक्सपोज ऑफ विंडोज योर मशीन। दैट्स वाई अटैकर, कोई भी हैकर होता है वो चाहता है सैम फाइल को एक्सेस करना। देयर आर वेरी वेराइटी ऑफ टेक्निक्स वी विल डिस्कस लेटर जो कि सैम फाइल को एक्सेस करने में हेल्प कर सकती हैं, बट हो जाएंगी इसकी गारंटी नहीं होती। दैट इज पॉसिबल ओनली ऑन अ वल्नरेबल मशीन। तो यही सैम का काम है, बस पासवर्ड को मैनेज करना, दैट्स ऑल। चलो LSAS लिखो। व्हाट इज LSAS? विंडोज लोकल सिक्योरिटी ऑथोरिटी सिस्टम, सबसिस्टम सर्विस, सॉरी। LSAS is a process. LSAS is a process in which LSAS is a process. LSAS तुम ऐसे लिखो, LSAS is a process of विंडोज ऑपरेटिंग से, क्योंकि विंडोज की ही हम बात करें स्पेशली, हम यहाँ पे कोई और OS की बात नहीं कर रहे हैं। LSAS is a process of Windows operating system that is responsible for the enforcement of security policy of the system। मतलब जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है ना, उसको मैनेज कौन करता है? देखो, मैनेज या स्टोर कौन करता है? सैम करता है, सैम डेटाबेस। उसका स्टोर कौन करता है? सैम करता है। ठीक है, अब इस चीज को समझो। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? SRM के बारे में, ठीक है ना। SRM जो होता है वो सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो भी चीजें होती हैं, वो उसका ओनर है। बेसिकली यू कैन से द ओनर, ये ओनर बोल सकते हो। उसके बाद आता है हमारा SAM, ये उसको स्टोर करके रखता है, उस पॉलिसी को स्टोर करके एक सिक्योर फाइल में, ठीक है। एंड हमारा तीसरा होता है LSAS, LSASS, ये इस सिक्योरिटी पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए हेल्प करता है कि हाँ, ये सिक्योरिटी पॉलिसी जो है अब लागू हो जाएगी, लागू हो सकती है। दिस इज द वर्क ऑफ LSAS। लिखो आगे, इट वेरीफाइज यूजर्स लॉग इन। इट वेरीफाइज, ये तुम डेली यूज करते हो। इट वेरीफाइज यूजर्स लॉग इन इनटू द विंडोज कंप्यूटर और सर्वर, सेम एज जैसा कि बोला। इट वेरीफाइज यूजर्स लॉग इन इनटू विंडोज कंप्यूटर या सर्वर एंड क्रिएट सिक्योरिटी टोकन्स एंड क्रिएट्स सिक्योरिटी टोकन्स। मतलब जैसे हम विंडोज L प्रेस किया, लॉक हो गया हमारा मशीन, एंड यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं, तो ये जो लॉगिन चेकिंग होती है, जो लॉगिन चेक हो गया किस की लॉगिन हो रहे हैं, जैसे ही हम लॉगिन करते हैं एक सिक्योरिटी टोकन, यूनिक सिक्योरिटी टोकन जनरेट होता है। वो टोकन किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वो टोकन जनरेट करने का काम ये करता है एंड लॉगिन को वेरीफाई करता है। मतलब इसके पास जैसे तुमने पासवर्ड क्रिएट किया तो एक लॉगिन टोकन जनरेट वहाँ पे एक जनरेट होती है जब ये लॉगिन हम करते हैं तो, और पासवर्ड हैश के साथ मिलाया जाता है। अगर मैच कर गया तो हमारा लॉगिन हो जाता है। तो LSAS का यही काम है कि ये क्या करता है, लॉगिन जो होती है उसको वेरीफाई करता है। आगे लिखो एक बार, LSAS इज अ यूजर मोड प्रोसेस। LSAS is a user mode process responsible for the local system security policy. LSAS is a user mode process responsible for the local system security policy. It includes controlling accesses. Managing password policies, user authentication, managing user authentication, and sending security audit messages to the event log.
एंड सेंडिंग सिक्योरिटी ऑडिट मैसेजेस टू इवेंट लॉग. व्हाट इज इवेंट लॉग? ये रहा इवेंट लॉग हमारा. इवेंट लॉग आई थिंक आना चाहिए. यस शायद ये इवेंट व्यूअर के नाम से अब आता है. हाँ ये इवेंट लॉग, ये इवेंट लॉग है. इवेंट व्यूअर बोलते हैं. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो स्क्रीन शेयर कैसे हट गई? लॉक कर दिया था इसलिए क्या? ओके लेट्स वेट. ये तो लॉक नहीं हुआ. हाँ ठीक है. चलो स्क्रीन शेयर कर दिया हमने. यहाँ से पहले लिखो लास्ट लाइन एक बार फिर से. दिस इंक्लूड्स या इट इंक्लूड्स कंट्रोलिंग एक्सेसेस, managing password policies and user authentication, managing user authentication and sending security audit messages to the event log. मतलब ये security audit message event logs को भेजता है. LSS का यही काम है कि ये सब मैनेज वगैरह करता है, पासवर्ड पॉलिसी और ये सब. और जो भी इवेंट लॉग्स होते हैं, मतलब एक यूजर एक सिस्टम पे, दिस कम्स अंडर द साइबर फॉरेंसिक. जब तुम साइबर फॉरेंसिक पढ़ोगे तो इवेंट लॉग्स को पूरी डिटेल में बताया जाता है उसमें कि इवेंट लॉग से कैसे तुम पता कर सकते हो कि एक सिस्टम पे कौन सा यूजर कब क्या कर रहा है. इवन तुम कॉपी पेस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, वो सब कुछ लॉग होता है विंडोज में. एंड इसलिए बट वो एक इनकोडेड, मतलब वो नॉर्मली लॉग नहीं होता कि तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ यूजर टेक्निकल नेविगेटर कॉपीज फ्रॉम डी टू ई ड्राइव. ऐसा नहीं होता. अब देखो इवेंट लॉग क्या होता है. जब तुम सर्च करोगे यहाँ पे इवेंट लॉग या इवेंट व्यूअर तो यहाँ पे आ जाएगा. पुराने सिस्टम में इवेंट लॉग होते थे, यहाँ इवेंट व्यूअर नाम से है. और यहाँ पे देखो विंडोज लॉग्स, दिस इज विंडोज लॉग्स. इसको तुम एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे अब एप्लीकेशन की जितनी लॉग्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस तुमने यूज़ किए या जो भी उसके लॉग्स जनरेट हुए, उसकी कुछ सिक्योरिटी के लॉग्स है, तुमने कब क्या लॉग इन. यहाँ देखो सिक्योरिटी लॉग्स में लॉग ऑफ लॉग ऑन, लॉग ऑफ लॉग ऑन. यहाँ पे अभी 4:05 पे यहाँ पे यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट में हम गए हुए थे. ठीक है ना. 4:47 में लॉग ऑफ हुआ था हमारा. ठीक है. स्पेशल लॉग ऑन हुआ था. अभी हमने लॉग इन भी किया ही था, थोड़ी देर पहले लॉग इन किया था. तो ये सारी डिटेल, इसकी सारी पूरी डिटेल्स यहाँ पे तुम्हारे पास आती है. यहाँ पे तुम अभी इसके और भी डिटेल्स आती है. नीचे जब आओगे यहाँ पे तो इसके थोड़े डिटेल्स आएंगे यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे कि अब ये देखो ये सारे यही फॉरेंसिक का पार्ट होता है बेसिकली. अब देखो मैं अभी इस पे आएंगे तो नहीं, हमारा का ये पार्ट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बता देता हूँ क्या है. अब फ्रेंडली व्यू, एक्सएमएल व्यू में, हाँ फ्रेंडली व्यू ठीक है चलो. अब यहाँ पे जैसे हमने स्पेशल लॉगन हो गया या लॉगन ही हो गया तो इसमें बताता है कि ये लॉगन S1518, ये देखा तुमने, ये एक SID होता है. एक SID हमारा, इस SID वाले ने इसमें लॉगिन करने की कोशिश की, लॉगिन किया, वर्क ग्रुप का पार्ट है. ठीक है. यहाँ पे टारगेट यूजर नेम मिस्टर TN है जिसमें लॉगिन हुआ था यहाँ पे. उसके बाद कुछ लॉगिन आईडी जनरेट होती हैं, ये रैंडम जनरेट होती हैं. तो ये लॉगिन आईडी जनरेट हो गई यहाँ पे. फिर लॉगिन प्रोसेस नेम एक दिया जाता है विंडोज की तरफ से, उसको यूजर 32 का नाम दिया गया है. ठीक है. ये लैपटॉप का नेम है, हमारे कंप्यूटर नेम हो गया. लॉगिन का भी एक UID होता है, वो UID यहाँ दी गई है. दिस इज ऑल द विंडोज सिक्योरिटी पॉलिसी सेटिंग्स, मतलब उसके अंदर की चीज़ें हैं. ठीक है. ये इतनी आसान चीज़ नहीं है जितना अगर तुमको लग रहा हो. ये हमेशा लोकल होस्ट को लेता है IP में. एंड svchost.exe प्रोसेस हमेशा काम में आती है जब हम लॉगिन करते हैं. SVC होस्ट हमेशा चलता है. लाइक अभी इसको क्लोज करते हैं. जब भी तुम टास्क मैनेजर ओपन करोगे तुम कभी भी हमारे SVC होस्ट हमारे हमेशा चलते रहते हैं. एंड इसको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, एक्चुअली किया गया हुआ है कितनी बार. एंड इसके नाम पे वायरस और ट्रोजन्स बनाए गए हैं SVC होस्ट के नाम पे. ठीक है. तो SVC ओके सर्विसेज में हमारे होंगे SVCGS. यस यही है SVC. नहीं ये नहीं है, कहाँ गया SVC always running after login. Okay, process SVC. SVC जो फाइल होती है ना, SVC डॉट, ये एक मिनट, C विंडोज वेयर इज विंडोज. ओके सिस्टम 32 SVC. यस ये होता है बेसिकली svchost.exe. दिस फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉगिन्स एंड, मतलब जो भी लॉगिन्स होते हैं तो ये प्रोग्राम, ये प्रोसेस हमारा चलता है.
ठीक है, sbc host.exe। तो ये बता रहा है कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद और भी कुछ कुछ चीज़ें, वर्चुअल अकाउंट, ये सब जो है, ये जो इलेवेटेड टोकन है, ये जो हम इलेवेट की टोकन जो जनरेट होती है, ये सारे विंडोज साइबर फॉरेंसिक का पार्ट है। दिस इज एंड इस इवेंट लॉग के अकॉर्डिंग, जैसे सेटअप का है, कुछ सेटअप अगर तुमने कुछ किया है सर्विस वगैरह, तो उसके लिए ये सिस्टम की लॉग है। सिस्टम कैसे काम कर रही है, कौन सा यूज़र, कौन सा कर्नल यूज़ हो रहा है, कौन सा कर्नल कब किससे इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा यूज़र कब किससे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, कर्नल बूट हुआ है यहाँ पे। कर्नल बूट का मतलब वही जब मैंने लैपटॉप जस्ट बूट किया होगा उस समय की, मतलब जब तुम लैपटॉप बूट करते हो तब से लेके और एंड तक जो भी चीज़ें तुम लैपटॉप अगेन जब शट डाउन करते हो तब तक की सारी चीज़ें जानकारी होती हैं एक्चुअली इवेंट लॉग के अंदर में। कोई एरर आई रहती है, कोई कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो इस इवेंट लॉग में लॉग्स को भेजने का काम है LSAS का। LSAS इज द मोस्ट मतलब बोल सकते हो ना कि एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ विंडोज सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द विंडोज सिक्योरिटी। अब यहाँ पे लिखो एक बार, एक लाइन और लिखो पहले एक बार और लिखो, द विंडोज लॉगन सर्विसेज स्टार्ट्स द LSAS। ठीक है, लॉगन सर्विस जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो ये LSAS अपना काम शुरू करता है ऑब्वियसली, क्योंकि LSAS सारी सिक्योरिटी पॉलिसी और विंडोज लॉगिन और इवेंट लॉग को देखता है, उसको समझता है। to which it's directed by the to which it is directed by the registry value registry value। इसका रजिस्ट्री वैल्यू मैं बता देता हूँ एक बार, विंडोज आर लेजिट। ये भी HKLM में भी होता है, HKLM में ही होता है, बट इसकी लोकेशन अलग है। HKLM में हम हैं ऑलरेडी, HKLM के अंदर में ये कहाँ पे था, HKLM के अंदर शायद सॉफ्टवेयर में होता है, सॉफ्टवेयर HKLM में सॉफ्टवेयर है, ये रहा HKLM में। जब तुम सॉफ्टवेयर के अंदर जाओगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर तुम्हें एक माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि ये विंडोज़ का प्रोसेस है ऑब्वियसली, विंडोज़ इसको हैंडल करती है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में विंडोज़ एंटी में जाना है हमें, विंडोज़ एंटी, और विंडोज़ एंटी के अंदर हमें करंट वर्जन मिलेगा, विंडोज़ एंटी इसके अंदर मिलता है हमें करंट वर्जन, एंड करंट वर्जन के अंदर हमें मिलेगा विंडोज लॉगन की फीचर। विंडोज लॉगन जो होता है हमारा विंड लॉगन, ये हो गया विंडोज लॉगन, ये रहा ये विंडोज लॉगन जो होता है। तो बेसिकली इसके अंदर विंडोज लॉगन हमने खोल लिया, ओके, एंड यहाँ पे कहीं पे सिस्टम है क्या, कहीं पे विंडोज लॉगन तो खोल लिया, ओपन शटडाउन फ्लैग्स सेल इंफ्रास्ट्रक्चर शटडाउन सिस्टम नहीं है क्या विंडोज लॉगन के अंदर में विंडोज लॉगन के अंदर में सिस्टम भी आते का यार, HKLM में तो है बट यहाँ पे देयर इज नो सिस्टम। यूजर डिफॉल्ट्स, ये कौन सा है, एक मिनट, वर्क फोल्डर है, ऑटो लॉगन चेक्ड, ऑल्टरनेटिव सेटिंग्स, विंडोज, चलो वो विंडोज सिस्टम तो नहीं है, बट देखो इसका पाथ यही होता है बेसिकली। पाथ पहले तो इस पे चलता है, ये वाली जो होती है ये पाथ होती है इसकी, H कॉपी कर लेता हूँ इसको, कहाँ गया यार, ये LSAS का ये पाथ होता है, ये वाला H की लोकल मशीन सॉफ्टवेयर, उसके अंदर विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंटी, करंट वर्जन, विंडोज लॉगिन के रजिस्ट्री एंट्री। जब हमारा विंडोज लॉगिन हम करते हैं तो यही रजिस्ट्री एंट्री LSAS को बोलता है कि भाई तो स्टार्ट हो जा, एंड तुम्हारा काम शुरू हो चुका है, लॉग बनाना शुरू कर, पासवर्ड मैकेनिज्म को मैनेज कर, ये सब काम कर, ये LSAS का काम है। ठीक है, अब लिखो आगे LSAS देन, आगे लिखो LSAS देन checks for LSAS then checks for what security DLLs ये लिख रहा हूं मैं, DLLs LSAS then checks what security DLLs it should load and how to read policy,
लोड पॉलिसी या हाउ टू रीड पॉलिसी, अकाउंट, ग्रुप and password information, account, group and password information from the SAM database, from the SAM database. From the SAM database. अब ये DLL का क्या होता है गाइज? DLL मतलब कि DLL का मतलब होता है, देखो यहाँ पर DLL इसका होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। तो बेसिकली DLL हर एक प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम विंडोज में बनते हैं ना, एनी प्रोग्राम कुछ भी, वो सब DLL से ही चलते हैं। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी तो बेसिकली ये प्रोग्राम्स के अलग अलग प्रोसेसेस को एक दूसरे से लिंक करता है और उसको चलाता है। तुम कोई भी दुनिया की प्रोग्राम ले लो, विंडोज़ में चलता हूँ मैं, स्क्रीन शेयर हो रही होगी आई थिंक, सी में चलता हूँ एंड कोई भी प्रोग्राम फाइल्स में चलते हैं। कोई भी प्रोग्राम उठा लो यहाँ से, लाइक मैकेफे उठा लो, यहाँ पे टेम्प, इसमें तो फाइल ये मैकेफे मेरा डिलीटेड है। कोई भी प्रोग्राम जो भी चल रहा हो, एडोबी उठा लो यहाँ पे, एंड CS6 मेरे पास फोटोशॉप CS6 है। ये मेन फाइल है क्या इसकी? नो ये दिस इज नॉट मेन फाइल। इसकी मेन फाइल कोई होगी ना यार, दिस इज नॉट मेन फाइल। CS6 UT ये भी नहीं है, कोई तो मिल जाए यार। एट इज VMware मिलता है, VMware वर्कस्टेशन हमारा है। अब देखो ये VMware वर्कस्टेशन है, इसके अंदर सारी फाइल्स हैं इसकी, जो भी फाइल्स इसमें जरूरी होती है, इन सब में तुम्हारे हर प्रोग्राम में तुमको एक DLL फाइल्स तो जरूर मिलेंगी। और अगर तुम इनमें से कोई DLL फाइल डिलीट कर दो तो तुम्हारा कोई ना कोई फंक्शन प्रोग्राम का काम करना बंद कर देगा, यानी सम प्रोसेसेस विल स्टॉप वर्किंग। इसका मतलब है ये जो DLLs होते हैं ना, ये अलग अलग प्रोसेसेस को एक साथ मिला के चलाने के लिए यूजफुल होते हैं, लिंक कर देते हैं एक दूसरे को। अगर एक गया तो उससे जुड़ा दूसरा प्रोग्राम, जो दूसरा प्रोसेस जो होगा वो चलेगा ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड DLL, दैट इज डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। एंड ये जो LSAS है हमारा, वो उसी DLL को चेक करता है, कि उसी को चेक करता है। जो LSAS है हमारा, जब भी वर्क में आता है, हमारा काम में आता है, तो इट चेक्स what security DLLs it should load and how to read policies, account, group, security, passwords from SAM database। मैंने बोला था SAM क्या यूज आता है, पासवर्ड को स्टोर करने के लिए। विंडोज का जो पासवर्ड होता है वो SAM फाइल में स्टोर होता है। तो ये LSAS का वही काम है कि SAM डेटाबेस को पढ़ना। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें कंसेप्ट हैं। LSAS SAM डेटाबेस को पढ़ता है। अगर बाई चांस हम LSAS को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर ले, इफ वी कैन कॉम्प्रोमाइज LSAS, देन वी कैन इजिली हैक इनटू एनी विंडोज मशीन विदाउट इवन अ पासवर्ड। ये मतलब एक अगर ऐसा कोई एक्सप्लॉइट होता है तो देन हो सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा 2004 में 2004 के अराउंड में एक सैसर, एक एग्जांपल मेरे को नेट पे मिला था, तो शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ। एक वर्म था, SASSER, ये सैसर वर्म था, ठीक है। सैसर वर्म इन 2004 के टाइम में ये एक सैसर वर्म था, जिसने क्या किया था ना, जिसने इस LSAS में फाउंड बग इन LSAS। इस LSAS में एक वल्नरेबिलिटी फाइंड की थी, जिसको कि रिमोट बफर ओवरफ्लो के तहत, रिमोट बफर ओवरफ्लो का यूज करके अगर किसी सिस्टम में रिमोटली या फिर बफर ओवरफ्लो हो रहा है, बफर ओवरफ्लो इज द पार्ट ऑफ आवर मतलब ये कंटेंट जो हमारा कोर्स कंटेंट है। फिलहाल बफर ओवरफ्लो के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया भी था। मेमोरीज मिली होती है प्रोसेसेस को, उसके बाहर आते हैं तो ओवरफ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड बफर ओवरफ्लो। एडजेसेंट मेमोरीज यूनिट से वो कोलैप्स करते हैं एंड सिस्टम हमारा हैंग करने लगता है, यानी सिस्टम हमारा रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है उस केस में। तो ये जो वर्म था, दैट इज द वर्म या ट्रोजन बोलो, सैसर वर्म 2004 में इसने LSAS में एक बग फाइंड की थी, जो कि बफर ओवरफ्लो के थ्रू किसी भी सिस्टम में, स्पेशली विंडोज XP एंड विंडोज 2000 आई थिंक, हाँ 2000 में ये क्या करता था कि इसको एक्सप्लॉइट कर पाता था बफर ओवरफ्लो के थ्रू
एंड किसी भी विंडोज़ में आराम से लॉग इन विदाउट एनी टेंशन लॉग इन। ये चीज़ अगर जो विंडोज़ एक्सपी कभी यूज़ किया होगा, बाई चांस तुम लोगों में से मुझे नहीं लगता किसी ने यूज़ किया होगा, बट अगर यूज़ किया होगा तो विंडोज़ एक्सपी में एक ट्रिक आया था, एक बहुत पहले आती थी, बिना पासवर्ड के ही ऐसे ऐसे टैब ऐसे दबा दबा के या स्पेस की या जो भी होता था दबा दबा के वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता था, उसमें तुम विदाउट पासवर्ड के भी तुम लॉग इन कर पाते थे। मतलब इतनी बार टैब या स्पेस की या शिफ्ट की दबाओ कि एक ओवरफ्लो हो जाए एंड विंडोज को समझना है कि क्या प्रोसेस यहाँ होना चाहिए एंड वो बिना पासवर्ड के लॉगिन कर जाए। ये होता था विंडोज एक्सपी में एंड दिस आई हैव डन प्रैक्टिकली। ये मैंने उस टाइम में किया हुआ था, अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट उस टाइम में मैंने किया हुआ था एंड इट वॉज वर्किंग, एक्चुअली इट वॉज वर्किंग। एंड ये जो वर्म है वो अभी भी अलाइव है, अभी भी अलाइव है, बट ये कहीं से एग्जीक्यूटेबल वर्म नहीं है कि इसको ईमेल में तुम भेज दिए, किसी ने क्लिक किया तुम्हारा काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई वल्नरेबल सिस्टम है ऐसा, ये विंडोज एक्सपी का सर्विस पैक का एक खास वर्जन अफेक्ट किया था इसने, अगर वो वर्जन कहीं पे चल रहा है तो इट कैन वर्क। वी विल सी प्रैक्टिकल में एक विंडोज एक्सपी सिस्टम पे करके देखेंगे एक बार ट्राई, अगर कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है तो। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन I have already installed Windows XP on virtual machine. ये देखो, ये देख के बहुत सुकून मिलता है। विंडोज एक्सपी जब मैं चलाता था तो ऐसा ही इंटरफेस होता था, ऐसे ही ओपन होता था एंड काफ़ी मज़ा आता था। एंड एक विंडोज लॉगइन साइन आता, ये ऐसे साउंड आती थी बहुत प्यारी सी, बहुत मस्त वाली, यही वो लोगो होता था, ठीक है। किसी ने विंडोज 7 यूज़ किया, विंडोज 6 एक्सपी यूज़ किया क्या? Anyone has used Windows XP? ओके। तो विंडोज एक्सपी जहाँ पे हर चीज़ के लिए ड्राइवर हर चीज़ के लिए तो नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए ड्राइवर यूज़ करना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था एंड तब जाके चलती थी। एंड देयर वाज वन फेमस गेम रोड रैश, जो मैंने दिन रात खेले हुए हैं, सारी चीज़ छोड़ के साइड करके। रोड रैश वाज हैपेंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट गेम by EA Sports, Electronic Arts शायद। या रोड रैश उस टाइम का पबजी से भी ज़्यादा खतरनाक गेम हुआ करता था, पबजी से भी ज़्यादा पॉपुलर गेम हुआ करता था। दिस वाज द GUI ग्राफ, मैंने भी खेला है। यस, ये इंटरफेस हुआ करता था उसका, सैम होता था उसमें, माइक होता था, ये लोग आगे होते थे एंड मिस्टर मोबी हमारे पुलिस वाले होते थे, बेसिकली ऐसा कुछ होता था। ये हम ब्लू वाले में होते थे, इसमें तुम लात हाथ से मार के इसको उल्टा सकते हो, आगे से ट्रक बसेस आती थी, उससे बच के निकलना होता था एंड रेस पूरा करना था, पुलिस वाले को भी मार सकते थे, उसकी चेन तुम छीन सकते थे। तो देयर वाज वैरायटी ऑफ थिंग्स। ये रोड रेस मैंने गेम, यकीन मानो, मैंने इन्वर्टर हुआ करता था उस टाइम में भी मेरे पास, तो मैं इन्वर्टर की पूरी, हमारे यहाँ कुछ लाइट की प्रॉब्लम्स होती थी और लाइट्स ज़्यादा नहीं आती थी एक्चुअली। तो अभी तो लाइट्स का बहुत सही हो गया, पहले लाइट्स हमारे यहाँ शायद पूरे दिन भर में 24 घंटे में 6-7 घंटे ही हुआ करती थी बस, उसके अलावा सब एकदम लाइट गॉन। तो उसमें जो इन्वर्टर चार्ज होता था उसी से सब कुछ होता था, तो मैं पूरा इन्वर्टर बंद ख़त्म कर देता था। इवन गर्मी के दिनों में क्या होता था, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, इन्वर्टर ख़त्म हो जाता, ऊपर से डांट और सुनने को मिलती थी। तो मुझे उस टाइम स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, 7th 8th की बात है शायद। एंड आई यूज्ड टू प्ले ऑन विंडोज एक्सपी। इस गेम को मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश एक बार की थी बट हुआ नहीं था, एक बार और ट्राई करूँगा, माई फेवरेट गेम। तो ये विंडोज़ एक्सपी में ऐसा होता था गाइस, यहाँ पे जैसे लाइक लॉग ऑफ करने पे होता था क्या, ओके सो लेट्स लॉग ऑफ इट थोड़ी देर के लिए। जस्ट मैं अभी बता नहीं रहा कुछ भी, जस्ट अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे ये टेक्निकल नेविगेटर हुआ, अब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पासवर्ड, और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो पासवर्ड सेट करके वो देखेंगे, तो वहाँ पे ही कुछ टैब्स वगैरह प्रेस करने पे होता था, ठीक है। अब तुम लोगों का यही टास्क है नेक्स्ट क्लास के लिए, विंडोज एक्सपी को वर्चुअल मशीन VMware में इंस्टॉल करके लाना है, ठीक है। विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल है ये मेरा, तुम कोई से भी कर सकते हो, सर्विस पैक 1 प्रोफेशनल 2 3 जो भी सर्विस पैक मिले तुम्हें। यू हैव टू इंस्टॉल विंडोज एक्सपी इन विंडोज VMware में तुम्हें इंस्टॉल करना है। ये आसान काम उतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोचो, और उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल सी बात है।
बहुत ही कूल है यहाँ पे। इसमें सबसे मस्त लगता था मुझे ये वाला गेम्स में। एंड दिस इज द ये दिस वाज द गेम जो हम स्कूल में खेला करते थे, 3D पिन बॉल। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार गेम था। चल जाए बस यार। ओके, सो देयर लॉट ऑफ नॉइज़। मैं इसको साउंड्स गायब कर देता हूँ, साउंड्स बहुत आ रहे थे। एंड इस तरह से गाइस ये गेम होता था। अभी ये शायद अभी कीबोर्ड से चलेगा क्या? ओके, कीबोर्ड से। ओके, सो गेम पॉज है ना, F3 टू रिज्यूम, राइट? F3 से रिज्यूम करते हैं। ओके, ये अभी चल जा, काम नहीं कर रहा, पता नहीं। ओके, अब काम कर रहा है। ओके, सो कंट्रोल ही इसका अलग हो चुका है, इसका कंट्रोल। इसका सेटिंग चेंज करना पड़ता है गाइज। यहाँ पे कंट्रोल्स में प्लेयर कंट्रोल जो है ना, ये उल्टा पुल्टा दिया रहता है। लेफ़्ट फ्लिप जेड से है, तो मैं इसको फ़िलहाल वेयर इज़ द लेफ़्ट, ये लेफ़्ट से कर देता हूँ। राइट फ्लिप इज़ राइट फ्लिप को राइट से कर देता हूँ। लेफ़्ट टेबल बम्प एक्स है, राइट टेबल बम्प ये बॉटम टेबल अप, प्लंगर स्पेस, ठीक है। बॉटम टेबल अप से हो गया, ठीक है। एंड बॉटम टेबल राइट टेबल लेफ्ट टेबल, ठीक है। अरे चलो ठीक है, ये कर दिया। अभी स्टार्ट करते हैं F3। ओए 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 ओए, चल जा। अबे चल क्यों नहीं रहा? हाँ, अब चल रहा है, चलो अभी ठीक है। अबे फिर नहीं चल रहा। अरे हटाओ यार, यही गेम था यार, उस समय तो मस्त चलता था, पता नहीं क्या हो रहा है। चलता है यार, कंट्रोल सेटिंग करनी पड़ेगी। और ये वाली अपनी थी, एक्सेसरीज में जाओ, गेम्स में, ताश की पत्ती, ताश, ये सब, ये तो मुझे नहीं आता उतना, पर ठीक है हटाओ। ये सब कुछ गेम्स यार पुरानी चीज़ें थी, ठीक है। तो LSAS बेसिकली क्या काम करता है तुम्हारे जो उस टाइप कौन सी DLL लोड होगी, क्या होगा, कौन सी और सिक्योरिटी फाइल सैम को पढ़ना एंड ऑल, ये सब काम था हमारे LSAS का, ठीक है। अब LSAS का ये सारा मेन एग्जैक्टली काम था। इसके बाद LSAS के बाद हमारा आता है नेट बायोस, जिसको बोलते हैं नेट बायोस, नेटवर्क इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड एक्टिव डायरेक्टरी। दो चीज़ें आती हैं, 5 हमने देख ली, एंड 2 चीज़ें हो गई, नेट बायोस एंड एक्टिव डायरेक्टरी। एंड इसके बाद जो इसके कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, दैट इज़ DNS एनुमरेशन, SNMP एनुमरेशन, SMB एनुमरेशन, नेट बायोस कमांड, नेट व्यू, और क्या क्या था, जो भी था यार, नेट व्यू वगैरह का कर सकते हैं, NBT स्टैट कमांड्स वगैरह यूज़ करेंगे, फलाना ठिकाना। वैसे मैंने यहाँ तो बना दिया है, नोट्स अभी शेयर नहीं करूँगा, बट हाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम देखेंगे थोड़ा। एंड इसकी प्रैक्टिकल मतलब एक क्लास और होगी, एनुमरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास और होगी जिसमें नेट बायोस और एक्टिव डायरेक्टरी के साथ जो प्रैक्टिकल पार्ट होंगे वो हम देख लेंगे, कैसे हम बेसिकली इन्यूमरेशन होता है। जो इसमें जो भी हम देखेंगे नेट व्यू वगैरह, वो एक लोकल कंप्यूटर, कभी भी वैन में नहीं होता, कभी भी वैन में नहीं होता, ये बात दिमाग में हमेशा रखना है। दिस वर्क्स ओनली इन द लोकल सिस्टम, लोकल नेटवर्क। अब जैसे तुम्हारा एक पूरा कंपनी है, कंपनी में 100 पीसीज लगे हैं, तो उनमें स्कैन करना, चेंज देखना एंड फाइंड करना, ये सब चीज़ें होती हैं, तो टोटल उस नेटवर्क में होता है। तो जो भी होगा एक नेटवर्क के अंदर होगा, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी एक नेटवर्क के अंदर परफॉर्म होंगी। नेटवर्क के अंदर की शेयर्ड फाइल्स को पता करना, नेटवर्क के अंदर की प्रिंटर्स को पता करना, उसके बारे में कौन कौन सी फाइल शेयर की गई है, कौन सा यूज़र फोल्डर शेयर किया गया है, क्या क्या शेयर किया हुआ है, ये सब कुछ उसमें पता चलता है। तो ये हम प्रैक्टिकल और यूजर इन्यूमरेशन, ये हम जो नेट बायोस और एक्टिव डायरेक्टरी ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड उसके बाद इन्यूमरेशन पार्ट कंप्लीट होगा। ये जो पूरा ये जो इन्यूमरेशन वाला टॉपिक है, ये मुझे खुद बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है एक्चुअली में, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, ये सब लोकल नेटवर्क का चीज़ है। बट अब कंटेंट में है, होता है CH के, तो इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, इसको हम हटा तो सकते नहीं है ना, तो इसलिए हम पढ़ते हैं। और इससे थोड़ा जो थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है वो थोड़ा अच्छा ही होता है यार, तुम्हें विंडोज़ के पासवर्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन सब के बारे में पता चलेगा। चलो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हमारी जो टास्क है अगले क्लास के लिए, वो तुम लोगों को बताया, ये सबको करना है, याद रखना, क्योंकि हमारे को विंडोज XP का काम आने वाला है, अभी चल के आने वाले टाइम में। तो विंडोज XP तुम्हारे काली में बोल विंडोज VMware में जो तुम्हारा VM वर्कस्टेशन है उसमें इंस्टॉल्ड ही होना चाहिए,
कैसे भी करके होना चाहिए। अब बात आती है कि इसकी आईएसओ फाइल की रिक्वायरमेंट तुम्हें पड़ेगी, तुम्हें इसकी आईएसओ फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसका मैं तुम्हारे लिए जुगाड़ कर सकता हूँ। एंड आई कैन गिव यू द आईएसओ फाइल लिंक, जहाँ से तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो एक ऑथेंटिक लिंक होगी ऑब्वियसली, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए डाउनलोडिंग में, तुम कहीं से कुछ और डाउनलोड ना कर लो, कोई वायरस डाउनलोड ना कर लो, क्योंकि ये जो आईएसओ है ये सेफ़ है। एंड बाकी बहुत जगह पे इन्फेक्टेड आईएसओ भी अपलोड होते हैं। तो यू कैन डाउनलोड द आईएसओ फ्रॉम दिस गूगल ड्राइव लिंक आई हैव गिवन इन द चैट से इस लिंक को कॉपी कर लो या जो भी कर लो अभी तुरंत फटाफट, ताकि क्लास में एंड करूं। एंड इससे डाउनलोड कर लेना। कोई एक बंदे को भी अगर ये लिंक मिल जा रही है तो ग्रुप में शेयर कर सकता है या फिर कर सकता है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ डाउनलोड करना, ये प्रोफेशनल एडिशन है। एंड उसके बाद तुम्हें अपने VMware में इसको इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। बस बात खत्म। कल मिलते हैं गाइस, ठीक है, इसी टाइम पे। बाय बाय।